नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 सितंबर 2021 की डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली न्यूज़ है कोरोना वायरस वेरिएंट म्यू एंड C.1.2 नॉट फाइंड इन इंडिया। दुनिया भर में इस समय पे दो वेरिएंट्स के ऊपर काफी बात हो रही है, एक तो म्यू वेरिएंट के ऊपर, एक C.1.2 के ऊपर। इनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो WHO ने रिसेंटली दो वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई किया है, एक है म्यू, एक है C.1.2। ठीक है भाई। एक्चुअली में अभी इंसाकॉग का स्टेटमेंट आया है। ठीक है, इंसाकॉग है इंडिया SARS-CoV-2 जेनोम कंसोर्टियम। इसकी लेटेस्ट वीकली अपडेट में इंसाकॉग ने बोला है कि ये म्यू वेरिएंट और ये C.1.2 वेरिएंट ये इंडिया में नहीं पाया गया है। आपको बता दो, इंसाकॉग इज अ कंसोर्टियम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 लैब्स इन इंडिया। और ये क्या करते हैं कि जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उसको लेके जाते हैं, उसकी जेनोम सीक्वेंसिंग करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कोरोना वायरस पॉजिटिव केस था, ये कोरोना वायरस के कौन सी म्यूटेशन, कौन सी स्ट्रेन की वजह से हुआ था। तो बेसिकली दिस इज द बॉडी इन इंडिया, इंसाकॉग, जो आपको बताएगी कि एक्चुअली में अगर एक पर्सन कोविड पॉजिटिव हुआ है तो वो कौन से कोरोना के स्ट्रेन की वजह से कोविड पॉजिटिव हुआ है। तो 30 अगस्त को WHO ने B.1.621 को, जिसमें B.1.621.1 भी इंक्लूडेड है, इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा और इसको नाम दिया गया म्यू वेरिएंट। तो म्यू का साइंटिफिक नेम हो गया B.1.621 और इसका एक एक्सटेंशन हो गया B.1.621.1। तो इन दो को इंक्लूड किया गया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में। हालांकि आपको पता है कि म्यूटेशंस कई प्रकार से होते हैं, 621.23 भी हो सकता है, 0.34 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि WHO उसमें म्यूटेशंस को किस प्रकार से देखता है। ठीक है ना, वो पूरे के पूरे जेनेटिक स्ट्रक्चर को देखते हैं वायरस के, और उस वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए होते हैं उस हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। ये जो म्यू वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें कुछ इस प्रकार के म्यूटेशन हुए हैं जो कि पोटेंशियली इसको इतना लीथल बनाता है कि शायद वैक्सीन इसके ऊपर अफेक्ट ना करें। दुनिया भर में म्यू वेरिएंट की वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि 0.1% से कम केसेस हैं। बट ये खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि कोलंबिया के 39% केसेस म्यू वेरिएंट की वजह से, इक्वेडोर कंट्री के 13% केसेस इस म्यू वेरिएंट की वजह से। सो दैट इज वाई अगर एक कंट्री के अंदर ये पोटेंशियली इतना लीथल हो सकता है तो ये दूसरी कंट्री में भी इस लेवल पे फैल सकता है। गॉट इट अप। तो ये जो C.1.2 है, इसको आप कह सकते हो C.1 का एक सब लीनिएज है। ओके, तो यहां तक तो बात हो रही थी आपकी किसकी, म्यू वेरिएंट की, जिसको आप बोलते हो B.1.621। एक और है C.1.2। ओके, ये C.1.2 इट इज अ सब लीनिएज ऑफ C.1। ये C.1 पहले साउथ अफ्रीका में फैला था, अब इसमें C.1.2 आ गया है। C.1.2 की वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी भी तगड़ी लग रही है, ये भी वैक्सीन को काफी इफेक्टिव है स्किप करने में। ठीक है भाई, तो ये C.1.2 ये एक अलग हो गया, और ये जो B.1.621 है जिसको आप म्यू बोलते हो, ये दोनों ही काफी डेंजरस बन के हमारे सामने आ रहे हैं। और हमारी इंसाकॉग इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं इंडिया में तो नहीं घुस गए। अब तक इंडिया के कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस में ये वेरिएंट्स देखने को नहीं मिले हैं। जो सबसे डोमिनेंट वेरिएंट है इंडिया के अंदर वो है आपका डेल्टा वेरिएंट। हमारे ज्यादातर केसेस जो है वो डेल्टा वेरिएंट के, और डेल्टा वेरिएंट भी अभी एक नहीं है, इसके 25 अलग अलग सब लीनिएजेस पूरी दुनिया में पाए गए हैं। इन 25 में से इंसाकॉग डेल्टा वेरिएंट के 12 सब लीनिएजेस को ट्रैक करता है, और जो सबसे डेंजरस है इंडिया के अंदर वो है AY.4 सब लीनिएज ऑफ डेल्टा वेरिएंट। ठीक है भाई, बायोलॉजिकली ये जो डेल्टा वेरिएंट के लीनिएजेस हैं ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हाँ, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े अलग हो जाते हैं एक नए म्यूटेशन के आने की वजह से। और इंडिया में ज्यादातर जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं कि आपको वैक्सीन मिल गई उसके बाद भी आप इन्फेक्ट हो गए, तो वो भी आपके डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही हो रहे हैं। इंसाकॉग क्या है, तो इट इज नेशनल मल्टी एजेंसी कंसोर्टियम ऑफ रीजनल जेनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2020 में बनाया था, ताकि जो जेनोमिक वेरिएशंस है कोविड-19 के उनको पकड़ा जा सके, कौन सा म्यूटेंट, कौन सा स्ट्रेन ज्यादा लीथल है, इसके बारे में चीजें पता की जा सके और उस हिसाब से प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स इंडिया में लिए जा सके। वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न को आइडेंटिफाई करना, वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना, ये सब काम है किसका, आपका इंसाकॉग का। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर इसको बनाया गया है। इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये जो जेनोम सीक्वेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स
to understand the role of certain mutation in increasing virus infectivity, immune escape, ability of the virus to evade antibodies of all which have ramifications for vaccine efficacy. जीएस पेपर 2 में ये न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के जरूर हेल्प कर सकते दोस्तों, अगर आप कर सकते हैं तो। ओके, इट टेक्स क्वाइट एन एफर्ट टू मेक दिस सॉर्ट ऑफ वीडियो, सो प्लीज प्रेस द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट न्यूज, अब ये मंथली न्यूज है, इसको बस एक अपडेट की तरह सुनिए और आगे बढ़िए। इसको नोट्स में मत इनकॉर्पोरेट करिएगा, क्योंकि इतने प्रिसाइज फिगर क्यों इनकॉर्पोरेट करोगे, हर महीने में चेंज होते हैं। फ्यूल प्राइसेस क्विकन WPI इन्फ्लेशन टू 11.39% इन अगस्त। देखिए, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये दो प्रकार के इन्फ्लेशन होता है, तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन होता है, एक WPI होता है। जब आप जाके दुकान पे चीजें खरीदते हो, वहां पे जो महंगाई आपको या मेरे जैसे लोगों को अफेक्ट करती है रिटेल लेवल पे, जहां पे कंज्यूमर सीधे इन्वॉल्व है, उसको आप बोलते हो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। लेकिन जब बल्क में चीजों को खरीदा बेचा जाता है, जब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वहां पे जो इन्फ्लेशन होता है उसको आप होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन होते हो। ये होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन कंज्यूमर्स को सीधे वो नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर WPI इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो CPI इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो जाएगा। जो चीज होलसेल में महंगी बिक रही होगी वो रिटेल तक, कंज्यूमर्स तक आते आते भी महंगी हो जाएगी। हाँ, बट हम सीधे सीधे WPI में जाके चीजों को नहीं खरीदते हैं, होलसेल में हम लोग चीजें नहीं खरीदते हैं। अब आप ये मत सोचना कि आप मार्केट में गए और आपने अपने भाई के लिए भी एक समझ लो शॉल खरीदी, अपनी मम्मी के लिए भी खरीदी, ओवरऑल सर्दी का मौसम है तो 10-15 शॉल खरीदा है, तो भी आप रिटेल लेवल पे रहोगे, होलसेल पे नहीं रहोगे, क्योंकि होलसेल में 100 हजारों की तादाद में चीजों की ट्रेडिंग होती। अब होलसेल में अगस्त 2021 में जो इन्फ्लेशन है वो 11.39% पे पहुंच गया है, और आप कह सकते हो कि पिछले 5 महीनों से डबल डिजिट्स में है WPI इन्फ्लेशन। ठीक है, ये जो होलसेल में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का जो ये इन्फ्लेशन है ये 11.4% पे पहुंच गया है। और इसका एक रीजन ये भी है कि हाई फ्यूल प्राइसेस आ गए। देखिए क्या लिखा है, सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स ऑफ हाई फ्यूल प्राइसेस। जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचा के बेचना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक बर्तन हो गया, स्टील का बर्तन, तो स्टील का बर्तन एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। पहले आपने स्टील बनाया, ओके, उसको फिर प्रोसेस किया, उसको एक बर्तन के शेप में लेके आया, तो काफी लंबा प्रोसेस होता है, तो ये एक तरीके का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा स्टील का बर्तन। ठीक है भाई, यूटेंसिल। अभी ये यूटेंसिल जहां पे जिस फैक्ट्री में बनेगा उस फैक्ट्री से मार्केट तक जाके बिकेगा, तो जाने में जो कॉस्ट लगती है ना, उसमें फ्यूल प्राइसेस एक मेजर रोल प्ले करती हैं। और आज की डेट में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, तो जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो जो भी प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक पहुंचते हैं वो थोड़े महंगे हो जाते हैं, क्योंकि जो लॉजिस्टिक वाला है, जो ट्रांसपोर्ट वाला, वो क्या बोलेगा कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से भी इन्फ्लेशन आता है, इसलिए यहां पे इस अगस्त 2021 में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का जो इन्फ्लेशन है वो भी 11.4% पे पहुंच गया है। फिर भाई फ्यूल एंड पावर में जो WPI इन्फ्लेशन है वो है 26.1%, और प्राइमरी आर्टिकल्स में है ये 6.2%। ठीक है भाई, जुलाई में ये थोड़ा कम हुआ था, अगस्त में ये फिर से बढ़ गया है। फिर क्या बताया जा रहा, फूड प्राइस इन्फ्लेशन। फूड प्राइस इन्फ्लेशन भाई 3.43% हो गया अगस्त 2021 में, जुलाई में ये 4.46% था। फिर द WPI हैज राइजन 0.41% इन अगस्त 2020, सो द बेस इफेक्ट आल्सो केम इनटू प्ले। देखिए, ये जो भी आपके अगस्त 2021 के एस्टिमेट आ रहे हैं ना, इनको कंपेयर किया जा रहा है अगस्त 2020 से। अब हुआ ये था कि अगर अगस्त 2020 में महंगाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी या महंगाई कम हुई थी, तो अगस्त 2021 में अगर महंगाई बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा नजर आएगी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि अगस्त 2020 में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन बढ़ा था वो 0.41% ही बढ़ा था, तो कम बढ़ा था। तो उस समय पे बेस आपका कम रहा था, तो इस बार जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। होता है ना कि पहले आपका लेवल था 100, फिर आपका 100 ही रहा, फिर एकदम से 120 हो गया, तो ये 120 वाला जंप आपको बहुत हैवी लगेगा, क्योंकि 100 to 100 जंप हो ही नहीं। अगर आपको ऐसा हो जाए कि 100 से पहले 110 हुआ अगले साल, फिर 120 हुआ, तो 100 से 110 और फिर 110 से 120 आपको ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन सीधे सीधे 100 से 120 पहुंचोगे तो आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि बेस में केवल 100 है। तो अगस्त 2020 में ज्यादा इन्फ्लेशन आया नहीं था कोरोना के चलते, मतलब WPI लेवल की बात कर रहा हूं मैं, CPI की बात नहीं कर रहा हूं। तो उसके चलते अगस्त 2021 में ये जो इन्फ्लेशन हमको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, दिस परटेन्स टू बेस इफेक्ट। मैंने बेस इफेक्ट एडिटोरियल में भी बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया
फिर भाई फ्यूल और पावर कैटेगरी के अंदर एलपीजी में इन्फ्लेशन बढ़ा है 48.1%, पेट्रोल में बढ़ा है 61.5%, डीजल में बढ़ा है 50.7%। तो एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली चीजें जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा रही हैं उनके भी दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्लियर हो गई ये बात? तो ये सब चीजें यहां पे बताई जा रही हैं। फिर एडिबल ऑयल और बेसिक मेटल्स, इनके भी दाम कहीं ना कहीं बढ़े हैं। एडिबल ऑयल का इन्फ्लेशन आप कह सकते हो कि मार्च से लेके अब तक 35% से ज्यादा का है। बेसिक मेटल्स का जो इन्फ्लेशन अप्रैल 2021 से लेके अब तक 20% से ज्यादा का है, पिछले साल के करस्पॉन्डिंग मंथ के कंपैरिजन में। ओके, जो कोर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है जिसमें फ्यूल और फूड आइटम्स नहीं आते, ठीक है जी हाँ, बेसिकली देखिए होलसेल लेवल पे फूड और फ्यूल आइटम्स के दाम इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम सीधे खरीदते हैं वहां पे फूड और फ्यूल आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। डब्ल्यूपीआई में भी माना जाता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई में अगर फ्यूल और फूड आइटम्स आप हटा दो तो होता है कोर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन। और कोर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन भी अगस्त 2021 में पहुंचा है कितना? 11.1% पे। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, इन स्टैटिस्टिक्स में आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ये डब्ल्यूपीआई रिलीज करता है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर टू द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स? इट इज एन इंडेक्स दैट मेजर्स एंड ट्रैक्स द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन द स्टेजेस बिफोर द रिटेल लेवल। मतलब यहां पे कंज्यूमर सीधे सीधे इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, यहां पे गुड्स को बल्क में बेचा जा रहा है, तो एंटिटीज और बिजनेस आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बट डेफिनेटली डब्ल्यूपीआई का इंपैक्ट कंज्यूमर्स के ऊपर भी आता है, क्योंकि बिजनेसेस और एंटिटीज अगर आपस में ट्रांजैक्शन करके चीजें महंगी खरीद बेच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जब वो कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे तब भी चीजें आपकी महंगी ही हो जाएंगी। ठीक है भाई, अभी के लिए ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 2011-12 हो गया है। पहले 2004-5 था, 2017 में इसको 2011-12 कर दिया गया। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है पीएम टू लॉन्च संसद टीवी ऑन सितंबर 15। मैंने 2 से 3 महीने पहले ही आपके साथ ये न्यूज डिस्कस करके आपको बताया था कि लोकसभा टीवी अलग था, राज्यसभा टीवी अलग था। हमारी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि भाई आप लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला के एक टीवी कर दो। और अभी इसी रिकमेंडेशन को लॉन्च कर दिया गया है, मतलब इंप्लीमेंट कर दिया गया है। मोदी जी संसद टीवी लॉन्च करेंगे 15 सितंबर को, और इनके साथ लॉन्च में कौन होगा? तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू साहब होंगे और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब होंगे। संसद टीवी का जो कंसेप्ट है इसको फाइनलाइज किया 6 मेंबर कमेटी ने। 2 ईयर लंबा प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के लिए जो अलग अलग रिसोर्सेज डिप्लॉय करके पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कवर किया जा रहा है, इसको एक टीवी में बदल दिया जाएगा। ये जो कमेटी थी इसको लीड कर रहे थे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट रवि कपूर, और अभी के लिए ही इनको संसद टीवी का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है 1 साल के लिए। ठीक है भाई, तो अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ब्रॉडकास्टिंग आपकी संसद टीवी पे होगी। अब आप बोलोगे सर एक ही समय पे अगर दोनों का सेशन चल रहा है तो संसद टीवी कैसे कवर करेगा? तो देखिए, जब सेशन चल रहा होगा और लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली चल रही होगी तब संसद टीवी के अंदर 2 ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म होंगे और लाइव टेलीकास्ट संसद टीवी के अंदर इन दोनों ऑपरेशन प्लेटफॉर्म्स का अलग अलग हो रहा होगा। और जब सेशंस नहीं चल रहे होंगे तब लोकसभा से रिलेटेड और राज्यसभा टीवी से रिलेटेड जो भी पहले ब्रॉडकास्ट होते थे वो कंबाइंडली इस संसद टीवी पे हुआ करेंगे। अगर बात की जाए तो इन चैनल्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, देखिए दिसंबर 1989 से पहले ज्यादा जो भी आपका संसद के अंदर होता था उसको ज्यादा टेलीवाइज नहीं किया जाता था। दिसंबर 1989 से कुछ सेलेक्ट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को टेलीवाइज किया जाने लगा, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग की जाने लगी और लोगों के सामने वो मतलब आप कह सकते हो ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा। शुरुआत में ब्रॉडकास्टिंग केवल एक चैनल पे होती थी, वो था दूरदर्शन। क्योंकि लोकसभा टीवी तो बहुत बाद में आया है ना, लोकसभा टीवी 2006 में आया है, राज्यसभा टीवी 2011 में आया है, तो उससे पहले कहां पे टेलीविजन पे दिखाया जाता होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक ही आपका गवर्नमेंट चैनल था, दूरदर्शन। तो पहले क्या होता था कि दिसंबर 1989 से कुछ सिलेक्टेड चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर साल ज्वाइंट सेशन जो होता है पहला, वहां पे एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस आता है तो इसको लाइव दिखाया जाता था। फिर 18 अप्रैल 1994 से लोकसभा की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती थी उसकी वीडियो बनाई जाने लगी, उसको फिल्म किया जाने लगा। अगस्त 1894 में क्या हुआ कि एक लो पावर ट्रांसमिशन लगा दिया गया, ट्रांसमीटर लगा दिया गया आपका लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर, ताकि प्रोसीडिंग्स को लाइव दिखाया जा सके। दिसंबर 1994 से
जो क्वेश्चन आवर हुआ करता था ना लोकसभा में राज्यसभा में भी, इसको भी अल्टरनेट वीक्स में दूरदर्शन पे दिखाया जाता था। दिसंबर 2004 में एक सेपरेट डेडिकेटेड सैटेलाइट चैनल को सेटअप करने की बात की गई और 2006 में लोकसभा टीवी ने लोकसभा के सारे प्रोसेसेस को, फंक्शंस को लाइव दिखाना शुरू कर दिया और यही काम राज्यसभा टीवी ने शुरू कर दिया 2011 में। इनफैक्ट राज्यसभा टीवी के ऊपर बहुत सारे नॉलेजफुल प्रोग्राम्स भी आते हैं। ये सारे के सारे नॉलेजफुल प्रोग्राम्स अब शिफ्ट हो जाएंगे संसद टीवी में। जीएस पेपर 2 पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, टेम्पल लैंड ग्रेबिंग बिकम्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन तमिलनाडु। इसके रिस्पेक्ट में मैंने शायद कल या परसों ही आपसे एडिटोरियल में बात की थी। क्या बात हुई थी मेरी एडिटोरियल में? सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा था तमिलनाडु का, ये जो आपका हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है 1959 का। इसमें तमिलनाडु की सरकार ने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी टेम्पल लैंड्स है, उसमें जो प्रीस्ट होते हैं, जो पूजा वगैरह करवाते हैं, दे विल नॉट बी द ओनर, दे विल नॉट बी द टीनेंट। वो सिर्फ टेम्पल को मैनेज करने के लिए होंगे। जो टेम्पल की प्रॉपर्टी होगी उसके सामने नाम लिखा होगा कलेक्टर का। ये बोला तमिलनाडु की सरकार ने। जब केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो टेम्पल के प्रीस्ट होते हैं, दे विल नो मोर बी द ओनर ऑफ द टेम्पल। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, जो भी राज्य सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, वहां पे टेम्पल के प्रीस्ट का नाम निकाल दो, लेकिन कलेक्टर का नाम लाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब अब टेम्पल का ओनर लिटरली कौन हो गया? उस टेम्पल का देवी देवता जो भी हैं वो टेम्पल के ओनर हो जाएंगे। और अभी रिसेंटली इस चीज को और इफेक्टिव बनाने के लिए तमिलनाडु की असेंबली ने एक बिल पास हुआ है, मेकिंग द इंक्रोचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो अगर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, टेम्पल से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी इंक्रोच या इलीगली अवैध कब्जा करने की कोई कोशिश करेगा तो एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। मतलब आप जेल में बंद कर दिए जाओगे, आपकी बेल तक नहीं होगी। और इसके लिए तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1959 को अमेंड किया गया है। अगर आप सब सेक्शन 3 देखिए, सेक्शन 79B ऑफ द तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, ये बोलता है नो कैट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑफ अनलॉफुल पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और एंडोमेंट एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट ऑफ राइटिंग फ्रॉम द कमिश्नर। समझिए, अब तक अगर किसी टेम्पल लैंड का इंक्रोचमेंट हो रहा था तो इस इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए कोर्ट का प्ले में आएंगे। कोर्ट तब प्ले में आएंगे जब कमिश्नर के लेवल का ऑफिसर जाके यहां पे रिपोर्ट करता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ये कमिश्नर्स किसके अंदर? कमिश्नर ऑफ द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट, पुलिस कमिश्नर नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस ही में कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर बहुत जगहों पे होते हैं, पुलिस में भी होते हैं, ह्यूमन राइट्स में भी होते हैं, आपका ये जो टैक्स का जो इन्फोर्समेंट होता है उसमें भी आपके कमिश्नर्स होते हैं, और यहाँ पे हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट के भी कमिश्नर होते हैं। तो हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट का कमिश्नर अगर राइटिंग में देता है कोर्ट को कि हाँ भाई ये टेम्पल लैंड का इंक्रोचमेंट हुआ है, तो ही कोर्ट इंटरवीन करेगा। लेकिन अब कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो किसी भी प्रकार से किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अफेयर्स में इन्वॉल्व है, वो वहां पे फूल बेचने वाला भी हो सकता है, वो वहां पे पूजा कराने वाला पुजारी भी हो सकता है, टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ भी हो सकता है। इस प्रकार का कोई भी इंसान अगर जाता है किसी कोर्ट के पास और वो बोलता है कि साहब देखिए इस पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की इस जमीन को ये आदमी अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे वो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है उसके अगेंस्ट एक नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। तो अभी के लिए लेटेस्ट पोजीशन ये है कि टेम्पल लैंड की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की यहां पर रूलिंग आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए वैसे तो ये रूलिंग भाई आपके इस कंटेक्स्ट में दी गई है कि जो टेम्पल का लैंड है उस टेम्पल के लैंड के अगेंस्ट जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो भी आपके मतलब प्रीस्ट वगैरह के नाम है, प्रीस्ट के नाम नहीं आएंगे। तमिलनाडु ने बोला कि कलेक्टर का नाम डाल दो, तो कलेक्टर का नाम भी नहीं डालना है। मतलब टेम्पल की ओनरशिप किसके पास होगी? उस टेम्पल के देवी देवता के पास टेम्पल की ओनरशिप होगी। ठीक है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपको ये न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं NFRA फॉर सिंगल स्टेक होल्डर एडवाइजरी बॉडी। देखिए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने बोला है कि वो एक सिंगल स्टेक होल्डर एडवाइजरी ग्रुप बनाएंगे, इसके साथ साथ एक रिसर्च सेल बनाएंगे, और ये सिंगल स्टेक होल्डर एडवाइजरी ग्रुप और रिसर्च सेल नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के एफिशिएंट फंक्शनिंग में मदद करेगी। एज सिंपल एज दैट, बट इतनी न्यूज है।
तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एक सिंगल स्टेक होल्डर एडवाइजरी ग्रुप बनाएगा, एक रिसर्च सेल बनाएगा, और इस सिंगल स्टेक एडवाइजरी ग्रुप और रिसर्च सेल का इतना ही काम है कि वो NFRA के बेटर फंक्शनिंग में मदद करेगा। अब समझना यहाँ पे ये होगा कि व्हाट इज बेसिकली दिस NFRA। तो NFRA को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन 1 अक्टूबर 2018 अंडर सेक्शन 132 क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये जो कंपनीज एक्ट है वो रिक्वायर करता है कि NFRA में एक चेयरपर्सन हो जिसको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें 15 मेंबर्स होंगे। अब NFRA का काम देखिए, रिकमेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स टू बी adopted by companies for approval by the central government। तो भाई कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में कैसे अकाउंटिंग होनी है और कैसे ऑडिटिंग होनी है, इस बात के स्टैंडर्ड्स को रिकमेंड करता है आपका NFRA। फाइनल अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही देता है। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया तो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसको इन्फोर्स करना, इसको मॉनिटर करना भी काम है आपका NFRA का। जो भी प्रोफेशंस इन्वॉल्व हैं इस अकाउंटिंग के काम में या फिर ऑडिटिंग के काम में, वो कॉम्प्लाई कर रहे हैं नियम कानूनों के साथ, डायरेक्टिव्स के साथ, क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रॉपर है कि नहीं है, इन सब चीजों को देखना। और इससे रिलेटेड कोई भी फंक्शन या ड्यूटी ये करता है NFRA। NFRA प्रोब भी कर सकता है लिस्टेड कंपनीज को या उन लिस्टेड कंपनीज को जिनका पेड अप कैपिटल कम से कम 500 करोड़ हो और एनुअल टर्नओवर कम से कम 1000 करोड़ हो। अब आप बोलोगे सर ये पेड अप कैपिटल क्या होता है, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर रमेश सिंह की वीडियो देखिए। यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल और ग्रीन शू कैपिटल, ग्रीन शू ऑप्शन सब बता रखा है मैंने। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी आपने सुना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी आपका नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कर सकता है। गॉट इट? चीजें क्लियर हो गई? GS पेपर 2 में ये न्यूज आपको काम आई। अगली न्यूज, JNK टू इंप्लीमेंट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। देखिए JNK की गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्रेसिव डिसीजन यहां पे लिया है कि अब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इंप्लीमेंट होगा जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में। जी हाँ, फॉरेस्ट राइट एक्ट आपको पता है कि हमारे ट्राइबल्स का और जो हमारे बिल्कुल ही बीहड़ इलाकों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले ट्राइब्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो जो 14 लाख की पॉपुलेशन है ना ट्राइब्स और नोमैडिक कम्युनिटीज की JNK में, जिसमें गुजर बक्करवाल भी आते हैं, गिद्दी सिपीज भी आते हैं, इन सब के राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। ट्राइबल पॉपुलेशन को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा राइट्स मिलेंगे। अब तक ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था। तो पहले के अरेंजमेंट्स में क्या होता था कि अगर कोई इंक्रोचर आके, कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसकी आला लोगों के साथ काफी बनती है, वो किसी गांव के इलाके में, किसी बीहड़ जंगल में घुस के इन बकरवास को, इन गिद्दी सपीस को इनकी जगह से निकाल दे और इनकी जमीन पर हड़प ले, तो ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। अब अगर ऐसा कुछ होगा तो इन लोगों के पास एक लीगल रिकोर्स होगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ऑफिशियली फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब आप समझ सकते हो कि आर्टिकल 370 के कितने मुश्किल कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्योंकि जब तक आर्टिकल 370 था तब तक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 भी अप्लाई नहीं होता था स्टेट में। अभी पिछले कुछ सालों में ही ये देखने को मिला है कि ट्राइबल्स को फॉरेस्ट लैंड से निकाला जा रहा है। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इनको इलीगल इंक्रोचर्स बोलता है, लेकिन जो रीजनल पार्टीज है वो बोलती हैं अरे आप यहाँ पे बहुत इंटरफेयर कर रहे हो। रिसेंटली फोरम फॉर राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकर साहब हैं, फॉर्मर JNK के इंटरलोक्यूटर राधा कुमार साहब हैं, इन्होंने बोला है कि भाई इलीगल तरीके से जो अमीर टाइप के लोग होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो गुजर और बक्करवाल हाउसेस को तोड़ देते हैं, ओवरऑल उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे बंद हो जाएंगी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बाद। अभी रिसेंटली 3 अगस्त को 30 FIR फाइल हुई है। वो FIR जो कि इन इंक्रोचर्स के अगेंस्ट है, जो कि इन फॉरेस्ट के इलाकों में घुस जाते हैं और इन ट्राइब्स की जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं। एक्चुअली वो ट्राइब की जमीन नहीं है, वो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ओवरऑल अगर वो ट्राइब्स फॉरेस्ट में रह रही हैं तो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के ऊपर उनका एक क्लेम आता है, जो कि वो हजारों साल से वहां पे रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट से ही उनको एविक्ट कर दिया जाता है जब इस प्रकार की इंक्रोचर्स एंट्री मारते हैं। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है सिन्हा साहब, इनका बोलना है कि एक बार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इंप्लीमेंट हो गया जम्मू एंड कश्मीर में तो चीजें इन ट्राइबल्स के लिए काफी आसान हो जाएंगी। 2011 के सेंसस के हिसाब से जम्मू डिवीजन की जो आबादी है वो है 53,50,811, जिसमें से शेड्यूल्ड कास्ट दे आर 19.44% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स 15 to 20%। और ये जो मुस्लिम, गुर्जर, बकरवाल और हिंदू गादी सिपी कम्युनिटीज है ना, दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो दे आर effectively protected under Forest Rights Act 2006। अगर ये एक्ट अप्लाई होता था JNK में और अब ये JNK में अप्लाई हो गया है।
ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं पूरे इलाके में फैली हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ये केवल इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में फैली है, पाकिस्तान साइड में भी जाती हैं। हालांकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वो हमारा ही, बट इफेक्टिवली हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये नोमैडिक ट्राइब्स पीर पंजल रेंज, हिंदू कुश रेंज, लद्दाख, हर जगह पे फैली हुई। इसमें गोट हर्डर्स भी हैं, शेफर्ड्स भी हैं। सीजनली ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। इनफैक्ट इस प्रकार की ट्राइब्स नूरिस्तान प्रोविंस में भी मिलती हैं, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये न्यूज आपको काम आएगी। और नेक्स्ट न्यूज है, यूनाइटेड नेशंस सेज $1.2 बिलियन प्लेज्ड टू हेल्प अफगान्स इन नीड। रिसेंटली यूएन के जो ह्यूमैनिटेरियन चीफ हैं, इन्होंने बोला है कि भाई हमको पूरी दुनिया भर से $1.2 बिलियन के प्लेजेस मिले हैं अफगान्स की मदद करने के लिए। ये जो तालिबान का ऑनस्लॉट हुआ है ना अफगानिस्तान के अंदर, इसके चलते एक तबके को हम लोग भूल गए हैं, गरीब अफगानी। इन गरीब अफगानी के पास आज की डेट में खाने का पैसा नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है, बेसिक दवाइयों की कमी पड़ रही है इनके पास। तो इन चीजों की मदद इन्हें करनी पड़ेगी। और इसके लिए जो अंडर सेक्रेटरी जनरल है मार्टिन ग्रिफिथ साहब, इन्होंने ये बोला है कि भाई 13 सितंबर को एक हाई लेवल मीटिंग हुई यूएन की जेनेवा में। पहले तो $606 मिलियन की बात की गई थी अफगानिस्तान के 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन जो टोटल प्लेजेस आए हैं वो $1.2 बिलियन। प्लेजेस मतलब इस कंट्री ने बोला हम इतना देंगे, इस कंट्री ने बोला हम इतना देंगे। अब टोटल $1.2 बिलियन में इन अफगान्स को फूड, हेल्थ केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि ये कहीं तालिबान की सरकार के हाथ में चला ना जाए। नहीं, ये तालिबान की सरकार के हाथ में नहीं जाएगा। यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज हैं वो अफगानिस्तान के अंदर जाएंगी और ग्राउंड लेवल पे जाके इस प्रकार के रिसोर्सेज को अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगी। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली इसमें तालिबान रोकेगा नहीं, क्योंकि वो अपनी इमेज को सुधारने में लगे हुए हैं। यहाँ पे न्यूज में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, पूरा का पूरा एफर्ट OCHA लीड कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। 1991 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज एन इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स। पहले इसको बोला जाता था ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिलीफ कोऑर्डिनेटर, अब इसको बोला जाता है ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। काम क्या है? तो काम है सब्सिक्वेंटली ब्रॉडन टू इंक्लूड कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स। ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स भी करता है, ह्यूमैनिटेरियन एडवोकेसी भी करता है। 2016 में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट भी इस्तांबुल तुर्की में इसने ही आप कह सकते हो करवाई थी। सिटिंग ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप में, हेडक्वार्टर्स है 2 जगहों पे, न्यूयॉर्क में और जेनेवा में। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको इस प्रकार का जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, चाहे तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ, और हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाएं, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।